आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो एक डायबिटीज़ की बीमारी को डिस्कस करता है होलिस्टिकली। उसके अलावा गुरु जाहिद इरफान साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दिया, जैसे कि फ़ैट बनता क्यों है, डायबिटीज़ होती क्यों है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए जिसकी बेसिस पे आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और एक मेडिसिन फ्री लाइफ भी गुजार सकते हैं। इस पॉडकास्ट के हमारे दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो कन्वर्सेशन इतनी इन डेप्थ गई और इस तरह से खिंचती चली गई कि हमारा दिल ही नहीं किया कि बीच में रोका जाए। हमारी कोशिश थी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए। तो इस पॉडकास्ट के दो पार्ट्स होंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट है जो कि आपको डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां और ऐसी बहुत सारी और बीमारियों के ऊपर एक होलिस्टिक ओवरव्यू दे देगा। इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम जारी भी रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम बीमारियां, उनकी कॉजेज़ और उनके सॉल्यूशंस जो कि फूड से ही हो सकते हैं मेडिसिन के बगैर, उन पे हम इन डेप्थ फोकस करते जाएं। और आगे के इंशाल्लाह हमारी एपिसोड्स जो होंगी वो एक एक बीमारी को, एक एक हैबिट को और इसमें डिस्कस किए हुए पॉडकास्ट के अंदर एक एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर कर रहे होंगे हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉडकास्ट को एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत सारे नॉलेज भी इससे मिलेगा और आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कोई ना कोई चेंज ये पॉडकास्ट लाजमी लाएगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम इस सवाल पे आएंगे कि आपको डायबिटीज़ हुआ कैसे? कैसे डायबिटीज़ हुआ? आपकी क्या कहानी है? क्या क्या किया? किस तरह से रिवर्स किया आपने डायबिटीज़ को? अच्छा, मेरी कहानी भी वही पाकिस्तान में जो 4.5 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है उसी तरह से थी। अच्छा, सिम्टम मुझे कोई पता नहीं थे कि कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि भई आपको डायबिटीज़ होने वाली है। क्योंकि डायबिटीज़ ओवरनाइट नहीं होती। ये नहीं है कि जैसे आप आज तंदुरुस्त हैं, सुबह आपको बुखार हो जाए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं होता। ये ग्रेजुअली डेवलप होती है आपकी बॉडी के अंदर। और आम तौर पे ये 13 साल लगते हैं कि जब आपको पहली दफ़ा ब्लड चेक करते हैं तो उसमें आती है। तो 13 साल के अंदर ग्रो कर रही है। बिल्कुल ठीक है। 13 साल आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं डायबिटीज़ पता आपको हो चलता। रही है। इवन आप ब्लड टेस्ट भी करेंगे तो उसमें आपके नॉर्मल आएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स हैं। जब हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हम उन्हें देख नहीं पाते। मसलन जो कॉमन है उसमें तो एक ये है कि आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। बार बार जब पेशाब आएगा तो पानी जिस्म से निकलेगा तो उससे ये होगा कि प्यास लगेगी, और प्यास जब बहुत ज़्यादा लगेगी मुंह खुश्क होगा। इसी तरह से आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आती। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन एनर्जी नहीं है, बंदा लेथार्जिक फील करता है। अच्छा, स्किन के ऊपर बहुत सारी अलामात आती हैं कि आपका ख़ास तौर पर ये गर्दन के ऊपर वेलवेटी हो जाती है, ब्लैक आ जाती है। हम समझते हैं ये कॉस्मेटिक का इशू है तो हम कोई गर्दन पे लीमू रगड़ रहा है, कोई बेसन रगड़ रहा है, हालांकि वो स्किन जो कैंथोसिस इसे कहते हैं मेडिकल की इस्तिलाह में, ये डायबिटीज़ की अलामत होती है। अच्छा, स्किन टैग, छोटे छोटे स्किन के ऊपर टैग आ जाते हैं जिन्हें मस्से कहते हैं उर्दू में, ये भी डायबिटीज़ की अलामत है। इन्फेक्शन बार बार होना। अब मुझे याद है कि जब मैं डायबिटिक था तो मुझे साल में 4-5 दफ़ा इन्फेक्शन होते थे। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मौसम चेंज होना, गर्मियों से सर्दियों में आना, सर्दियों से गर्मियों में आना, जब मौसम में शिद्दत बढ़नी, गर्मी शदीद है, सर्दी शदीद है, मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। 4-5 दफ़ा एंटीबायोटिक के कोर्स करने। ये सारा जो सिलसिला है ना, मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या हो रहा है, और ये आम तौर पर बंदे को समझ नहीं आती। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी नहीं होते, 40-50% लोगों में तो ये सिम्टम्स भी नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने HbA1c जो 3 माह का शुगर का टेस्ट होता है वो करवाते हैं, वो नॉर्मल आ रहा होता है। आमतौर पे ऑफिस में जो एनुअल टेस्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर ये भी शामिल है। तो मुझे जो पता चला, मुझे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया और प्यास इतनी शदीद लगती थी कि मैं पूरा जग पानी पी जाता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होना कि मैंने समझ ना आनी, और जैसे ही ऐसे मैंने सोना 15-20 मिनट के बाद शदीद पेशाब की वो तकलीफ़ शुरू होनी, करके आना, फिर पानी, ज़ाहिर है बॉडी से वो डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस हो रहा है, और सारी रात इसी तरह से। तो मैं इसके ऊपर गया था डॉक्टर के पास
और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, आप फ्रीक्वेंट वो चेक यूरिनेशन हो करवाएं। रही है और डिहाइड्रेशन। अच्छा, असल में इसके ऊपर भी नहीं गया था, मुझे कोई और इशू हुआ था। मुझे थोड़ा सा ऑफिस में तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ मैंने डॉक्टर को ये भी बताया कि मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा यार आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं है। तो उन्होंने जब चेक किया ना तो वो ग्लूकोमीटर से, तो वो आई थिंक उस वक्त 472 मिलीग्राम पर डेसीलीटर निकला। और ये आप ज़हन में रखें कि नॉर्मल बंदे का 85-90 होता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपका जो है वो ऑलमोस्ट उससे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा था। 4 टाइम्स ज़्यादा था। अच्छा, मुझे तो शौक लग गया क्योंकि ज़ाहिर है आप डायबिटीज़ होना एक शौक होता है। और मेरी फैमिली के अंदर भी 1-2 इवेंट ऐसे हुए थे जिसमें मेरे एक चचा थे, उनको डायलिसिस होते रहे, उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, वो बेचारे फौत हुए यंग ही। मेरी एक खाला की नन थी, उनकी टांग कट गई, डायबिटीज, पहले पाँव कटा फिर ऐसे। तो वो हॉरिबल चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने डॉक्टर को मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, मुझे डायबिटीज़ कहाँ। मतलब आप कंप्लीटली डिनायल में चले गए उस मैं पे ज़ाहिर है कि आपको पहली दफ़ा जब आइडेंटिफाई हुआ तो डिनायल के फेज में आप चले मैंने कहा गए ये कि नहीं हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ना कहा, मैंने कहा ये जो आपके ग्लूकोमीटर हैं चाइना के हैं तो ऐसे ही होता है। उन्होंने फिर मेरा ब्लड सैंपल लिया, वो जब लैब में गया तो वो 525 निकल आया, वो 470 था। उससे भी आपका 50 यूनिट्स ऑलमोस्ट ऊपर है। चला गया और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इससे मुझे फिर पता चला कि काम तो ख़राब है। फिर भी मेरा डिनाइल जो था ना वो मुझे एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं लेके जा रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे वो 3 माह का जो टेस्ट है HbA1c वो चेक किया। तो वो नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक होता है वो 5.7% से नीचे होता है। और जब आप प्री डायबिटिक होते हैं तो 5.7 से लेकर 6.4 तक होता है। और 6.5 या अबव जो है वो फिर फुल ब्लूम डायबिटिक है। तो वो मेरा कोई 11 पॉइंट समथिंग आया था। यानी कि आप तो डायबिटिक से भी ज़्यादा डायबिटिक हाँ, थे। मैं यानी कह लें कि अगली स्टेजेस जो थी ना, और उस दौरान कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बॉडी में आ चुकी थी। मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द थे, स्किन का कलर बहुत डार्क हो गया था, पेट मेरा बाहर निकल आया था, 90 kg के करीब मेरा वेट था। और ये सारी जो चीज़ें थी आप समझ आए कि ये तो डायबिटीज़ के सिग्नल थे जो मुझे वो बता रहा था, लेकिन मैं इसे इग्नोर ही करता रहा। और फिर जब डायग्नोज हो गई तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ वक्त मुझे मेडिसिन पे रखा, उन्होंने टैबलेट्स पे, ऑरल मेडिकेशन की। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको ना इंसुलिन लगेगी क्योंकि अब आपकी ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो मुझे इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया गया। मैं तकरीबन 5-6 यूनिट से ये सफ़र शुरू हुआ था इंसुलिन का, ये 50 यूनिट तक चला गया। अच्छा, मतलब वो इंक्रीज ही होता गया, उसमें कोई डिक्रीज तो होती ही नहीं ना। मेडिसिन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज, यानी बढ़ेगी और ख़राब होती जाएगी। बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव के ये डिजीज बढ़ती जाएगी, डीजेनरेटिव क्या, आपकी बॉडी को डीजेनरेट करती रहेगी विद टाइम। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारी आपकी वो बॉडी आपकी डिक्लाइन पे आती जाएगी। और उसके पर फिर आपका जो पहले कंट्रोल होता है मेडिसिन से वो लूज होता जाता है, तो फिर मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब मेडिसिन भी जो है वो भी अपना इफेक्ट जो है ओवर टाइम कम करती जाएगी आपकी बॉडी पे। ऐसे ही वो जो आपने मुहावरा नहीं सुना, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, तो ये इस बीमारी के लिए बना था। तो खैर जी, उसके बाद इंसुलिन शुरू होगी, दवाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़े हुए थे, LDL बढ़ा हुआ था, उसकी दवाइयाँ भी शुरू हो गई साथ। और एंटी ब्लड क्लॉटिंग की दवाई डॉक्टर ने शुरू करा दी। उसने कहा जी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग भी शुरू हो गई जी, वो भी डायबिटीज से, मतलब डायबिटीज में ब्लड आपका जब ग्लूकोज आपके खून में रहता है तो फिर ये ऑक्सीडेशन करता है बॉडी के अंदर। और बॉडी का ये HbA1c क्या है, ये बेसिकली आपके रेड ब्लड सेल के साथ ग्लूकोज जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है ना, वैसे ही ये होता है। तो जब आपके खून में लंबे अरसे के लिए शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो फिर ये आपके सर से लेके पाँव तक हर ऑर्गन में जा रहा है। जहाँ जहाँ ब्लड ऑब्वियसली फ्लो करेगा तो साथ साथ कैरी करके लेके जा रहा है। और आपकी बॉडी को जो सपोर्ट है वो ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की
और जो वेस्ट और वापस लेके आनी बॉडी से टिश्यूज से, वो भी ब्लड ने लेके आनी। और ब्लड का ये सारा सिस्टम ब्लड वेसल यानी खून की नालियों से बना हुआ। तो जब उसमें ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ा हुआ जाता है तो यही समझे कि जैसे तेजाब अंदर घूम रहा है। तो वो बारीक बारीक नालियां आपकी आंखों के अंदर हैं, तो आंखों का मसाइल पैदा होंगे, रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, अंधापन। सबसे ज्यादा अंधापन डायबिटीज की वजह से है दुनिया में। अच्छा, आप किसी भी आई हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ मोतिये, सफ़ेद मोतिये का, काला मोतिये का ऑपरेशन हो रहा होगा, वहाँ आपको 70-80% मरीज मिलेंगे जो डायबिटीज की वजह से है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो डायलिसिस है, जिन्हें गुर्दे वॉश करना हम कहते हैं, 80% मरीज डायबिटिक होते हैं। सिर्फ बाकी की बीमारी जो 20% है, 80% ऑलमोस्ट, मतलब आय में भी, डायलिसिस में भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बीमारियों की जड़ है। ये माँ है बीमारियों की, ये बच्चे देती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो डायबिटिक हैं उनकी डेथ 80 से 90% लोगों की डेथ जो है वो हार्ट अटैक से होती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से दिल कमज़ोर हो रहा होता है, फालिज स्ट्रोक होता है इसमें। अच्छा, फिर जो पाँव कटने की रेशियो है वो तो आलमोस्ट एक्सीडेंट के अलावा 100% ही डायबिटिक होते हैं कि उनके पाँव ख़राब होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कटना पड़ते हैं, बाज़ का टांग तक कटनी पड़ जाती है। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस थे। अच्छा, जो मेरे सामने आ रहे थे, हाँ जी, तो मैंने फैमिली में भी देखा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा इससे ना घबरा गया कि यार क्या होगा, पता नहीं, अब मुझे भी यही अंजाम है। और डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल ही कहा कि यही होना है। अच्छा, उन्होंने आपको तैयार कर दिया कि आगे आपका फ्यूचर यही है। चाहे अच्छा दवाई भी आपने खानी है, दवाई भी नहीं छोड़नी, और दवाई खाने के बावजूद आपने जाना ऐसे ही है। अच्छा, ये बड़ी, ये तो, मैं सबसे अहम बात कर रहा हूँ कि दवाई जो है, वरना यूजुअली हम भी या पेशेंट कोई भी दवाई लेता है, फॉर एग्जांपल सर में दर्द हुआ, हमने दवाई ले ली, मकसद तो हमारा यही होगा कि सर दर्द ख़त्म हो जाए। तो आप लेकिन कह रहे हैं कि डायबिटीज़ के अंदर दवाई भी खानी है लेकिन सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। ऐसे ही है, ये कोई डॉक्टर भी आपको नहीं कहता। ठीक है, वो कहते हैं भाईजान दवाई भी बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी। ये तो बड़ी ऑड सी बात नहीं लगती सुनने में कि दवाई भी आप खाते जा रहे हैं, मसले का हल भी नहीं हो रहा साथ साथ। तो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है ना, ऐसे। इसलिए तो आप देखें कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में जाएं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन मिलेंगी वो डायबिटीज़ की मिलेंगी। 3-4 चीज़ों की आपको वहाँ पे मिलेंगी। डायबिटीज़ की मिलेगी, ब्लड प्रेशर की मिलेंगी, हार्ट की मिलेंगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले, मैदे की मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे। ये मेजर दवाइयाँ तो यही हैं, और ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के रिलेटेड आगे हम बात करेंगे इस पर। हाँ जी। अच्छा, जो मैं जब इसमें गया चला तो डॉक्टर्स ने तो कोई होप नहीं दी, तो मैं फिर ना मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जो तिब्बे यूनानी है, जो हकीम है, ये एक इनके पास बड़ी विजडम है। और मैं इनके पास चला गया और मैंने बड़े बड़े लोगों के पास, जो आपके मुल्क के बड़े बड़े अदारे हैं, उनके अंदर गया। तो मुझे जाके पता चला कि अगरचे ये दवाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने मुझे बताया कि भाईजान हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, आप भी इंसुलिन लगाएं। अच्छा, लोकल मार्केट के लिए वो खुद दवाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करते हुए बाहर से दवाई मंगवा के वो ही एलोपैथी पे चले जाते हैं। उन्हें अपने जो सोल्यूशन वो प्रोवाइड करें उसी पे उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ या कुछ नहीं था। नहीं, उसमें बिलीफ नहीं, वो काम ही नहीं करता, तो बिलीफ करना भी है। ठीक है, तो दवाइयाँ से प्लेसिबो या इसी तरह से कर रहे हैं कि बस खाते कुछ हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। तो मेरे एक याद है, एक बहुत बड़े हकीम लाहौर में थे, फौत हो गए। तो उनका मैंने कोई सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल देखा, तो वो कोई दवाई देते थे, 3 माह में ठीक हो जाता था। और मैं उनके क्लिनिक चला गया। अच्छा, वो कहते थे कि जनाब उसके बाद बर्फ़ी खाएं, जो मर्जी खाएं, कुछ नहीं होता। अच्छा, दवाई खाएं और उसके बाद कुछ भी खाते रहें? नहीं, 3 माह में ख़त्म, शुगर ख़त्म हो जाता है। कंप्लीटली जड़ से ही ख़त्म करने का फिर आप मीठा खाएं। तो मैं गया तो वो जनाबे वाला उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख के दे दी, अपने मतलब की बनी हुई। तो मैंने कहा जी मुझे वो वाली दवाई कौन सी है जो खाने? तो उन्होंने कहा वो तो हम फ्री देते हैं, और वो हमारे मतलब के बाहर लड़का बैठा हुआ, उससे आप कहें दे देगा। लेकिन उससे आज तक कोई बंदा नहीं बचा नहीं है। हाँ, कोई ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ये एक और बड़ी बात थी। और मैंने फिर उस पर उनसे दवाई ले ली। तो जब मैं कहता था ना मैं अंग्रेजी दवाई या एलोपैथी छोड़ दूं, अब मैं ये भी खाऊं और वो भी खाऊं, इंसुलिन भी लगाऊं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो हम आपको बताएंगे, साथ साथ आप दोनों करें।
अच्छा, मतलब वो दवाइयाँ उनके पास भी जाने से उन्होंने ये नहीं किया कि स्विच करके इस पे हाँ, लेते हैं, वो वो कहे कहते कि हैं कि चले सब ही ये लेके अब कैरी यानी करें। पहले मैं एक पैकेट हाँ पकड़ता था, अब 2 लेके जाता था। अच्छा, अगला मरहला ये हुआ कि इसी दौरान हकीम साहब अल्लाह को प्यारे हो गया, वो बीमार थे। तो मेरा उनके साथ अच्छा रबता था, उनके बच्चों के साथ भी। तो मैंने उनके बेटे को ताज़ियत के लिए गया, तो मैंने उनसे कहा कि ये ग्लूकोफेज एक बड़ी बुनियादी सी गोली है, मेटफॉर्मन, तो मैं खाता हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। मैंने हकीम साहब के बेटे से पूछा, तो इसका कोई इलाज या कोई कोई हल? हल या कोई टोटका कि पेट ना ख़राब हो। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया है ये बात बता के। उन्होंने कहा जी वालिद साहब ये गोली खाते थे, उनका पेट भी ख़राब होता था, जो हकीम साहब मतलब खुद डायबिटीज ट्रीट जो कर मेरा रहे इलाज थे, कर रहे थे। वो खुद भी डायबिटिक वो थे? डायबिटिक थे और खुद ग्लूकोफेज खाते थे। तो अच्छा। मैं हैरान हुआ। मैंने थोड़ा सा वैसे खरीदा तो पता चला हकीम साहब तो इंसुलिन भी लगाते थे। तो ठीक ये था है। हिकमत का। और उसमें फिर मैं हमदर्द वालों के पास, करशी वालों के पास, वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसमें कोई हमारे पास इलाज नहीं है, जो हकीम बातें करते हैं ये बस टोटके हैं, साइंस नहीं है। ठीक है, वो एक कह लें कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं, या कुछ डिफाइंड मेथड नहीं है, वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है, कुछ हो जाता है, कभी नहीं होता। अच्छा, इसी तरह से होम्योपैथी में की भी एक है कि ये इसमें भी बहुत बड़े दावे थे, इसमें भी कुछ नहीं था। इवन मैं बहुत सारे लोगों के पास गया जो कभी टीवी पे एयर टाइम लेके काम कर रहे थे, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं था। मैं दवाई 6 माह खाता रहा, साथ इंसुलिन लगाओ, साथ ये खाओ, फ़र्क कोई नहीं पड़ता था। इंसुलिन छोड़ो, शुगर स्पाइक कर रही। फिर मैं पाकिस्तान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज चला गया, और वो पाकिस्तान का पंजाब में सबसे पुराना अदारा है और जिन्होंने इस इल्म की बुनियाद रखी। तो उनके प्रोफेसर से मिला, इवन उनके प्रिंसिपल साहब से मिला, तो उन्होंने फिर मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि होम्योपैथी में भी इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने मेडिकल साइंस भी देख ली, आपने टोटके भी देख लिए, आपने होम्योपैथी भी देख ली, यस, तीनों में डायबिटीज़ का लेकिन इलाज कोई नहीं मिला नहीं आपको। है। और आपकी जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है वो तो कहती है कि है ही क्यों नहीं ना, आपने इसी के साथ मरना है। वो तो ऐसे वो डॉक्टर कहती है कि कोई भी सोल्यूशन ही कोई नहीं नहीं है। सोल्यूशन नहीं है, बस आप इसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है। वो जो आपने बात की थी ना, क्योर होना, ये मुझे सर दर्द है, बुखार है, आप उस सेंस में क्योर कहते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप तो समझ रहे हैं मैंने बुखार है, दवाई खाई तो ठीक हो जाऊंगा, कि लेकिन उसकी ऐसा जड़ नहीं। जो है मर्ज की वो ठीक हो ऐसे नहीं गई। होता। ये सिम्टम दब जाते हैं आपको। मसलन किसी अंदर पेट में आपने कुछ चीज़ खाई है जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हो गया, तो आपको कोई गोली दी जाए कि असल इशू वहीं रहे लेकिन दर्द आपका सप्रेस हो जाए। ठीक है, लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल आसान तरीके से इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि गाड़ी ख़राब होती है जैसे, तो हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि भाई इसके ये पुर्जा या जो भी है ये ठीक कर दो। ठीक है, तो मेडिकल साइंस जो कर रही है वो ये कर रही है कि वो कहेगा कि ठीक नहीं करूँगा पुर्जे को, बस ये होगा कि हाँ ऊपर ऊपर से ढक दूंगा मैं चीज़ को, कि एटलीस्ट आपको नहीं पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी थी, हाँ, उसका इशू ये था मेन के जो बैटरी उसकी ना इंजन चेक लाइट जो है ना वो बार बार ऑन रहती थी। अब ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि उसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि जब भी मैंने मैकेनिक के पास भेजा ना तो वो करते ये थे, वो सेंसर से तार निकाल देते थे तो लाइट नज़र आना बंद हो जाती थी। सही है। तो मुझे लगता था कि हाँ ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वो तो 6 महीने जब चली तो एक मेजर इशू उसका निकल आया एकदम से, गाड़ी बिल्कुल चलते हुए चोक हो गई। तो तब जब पता करवाया तो पता यही चला कि उन्होंने तो वो सेंसर, मसला वहीं का वहीं था, सिर्फ अब मुझे नज़र नहीं आता था। ऐसे यही यही काम है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज़ के साथ यही कर रहे हैं क्योंकि या हर बीमारी के साथ ही ये कर रहे हैं। नॉर्मली इस वक्त जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो आपको क्योर नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग उनके कस्टमर बने रहें, ठीक है। सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहें, सारी उम्र बीमार रहें। और दूसरा, आपको चूंकि ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, आपको वो गाइड भी नहीं करेंगे कि ये चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें आप ठीक हो जाएंगे, बल्कि बिजनेसमैन की तो स्ट्रेटजी ये है कि और लोग आए और आए कस्टमर जितना ज़्यादा एक्वायर कर सकता हूँ मैं बिजनेस, करता तो जाऊँ। यही होता है ना। बिल्कुल ऐसे है। तो वो ना तो कस्टमर रिटेन भी रखना चाहते हैं और कस्टमर को साथ साथ चलाना चाहते हैं। अब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर, ये कराची यूनिवर्सिटी का सर्वे है, एक जो डायबिटिक पेशेंट है ऑन एवरेज 15,000 रुपए की एक महीने की गोलियां दवाइयां, डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट, ये सारा कुछ ऑन एवरेज 15,000। ये 1200-1500 से शुरू होता है, 36,000 तक जाता है।
मतलब बेयर मिनिमम पे अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो साल का 1,80,000 रुपया वो सिर्फ डायबिटीज़ की मेंटेनेंस पे स्पेंड ऐसे कर ही रहा है। चले ठीक है, दवाई खा ली, अच्छी बात है, अरे यार ठीक तो हो जाए, या एग्जैक्टली। एटलीस्ट जहाँ पे बीमारी आई थी मैंने दवाई शुरू की, मैं वहाँ रुक ही जाऊँ, एटलीस्ट हाँ ये तो हो कि उससे वर्स एटलीस्ट ना आगे ना होता जाए, जाए। आप वहाँ रुक जाए, हम्म। रिवर्सल की बात नहीं करते। तो ये एक तो माफिया है जो आपको ठीक नहीं होने देगा। और बदकिस्मती से डॉक्टर जो है, जिसको हमने इसका झंडा दिया है, जिसको हमने कहा है कि यार तुम हमारी हेल्थ के कस्टोडियन हो, उसको इस फार्मा इंडस्ट्री ने एक तरह से अपने खरीद लिया है, कमीशंस की शक्ल में और मुख्तलिफ शक्लों में। तो वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई ही नहीं करता। डॉक्टर जो है बदकिस्मती से वो पढ़ता ही नहीं है। नई नई रिसर्चेज, नई नई चीज़ें आ रही हैं। डॉक्टर एमबीबीएस के बाद या एमआरसीपी के बाद सिर्फ लिखता है, किताब नहीं लिखता, नुस्खा लिखता है। ठीक है, जो याद हुआ वह अच्छा ये, और वो ही अप्लाई करते नहीं, जाएंगे। कुछ भी नहीं। उसको आके फार्मा कंपनी वाले अपना पॉम्फलेट देते हैं, ये दवाई है, ये है, और इतना डॉक्टर साहब आपका है। अब डॉक्टर साहब लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। मरीज मरते हैं तो डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली को फर्क पड़ता है, जिसका कमाने वाला चला जाए। और फिर एंड ऐसा है कि डायलिसिस, आपको पाकिस्तान में 25,000 लोगों के रोजाना डायलिसिस हो रहे हैं। 25,000 रोजाना पाकिस्तान में डायलिसिस है। और एक दफ़ा डायलिसिस आप कराते हैं, उसका खर्चा 4,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये है। और हफ्ते में 2 दफ़ा कराना पड़ता है डायलिसिस। 8 दफ़ा जब आप डायलिसिस कराते हैं तो एवरेज 5,000 भी लगाएं तो 2 लाख रुपया एक आम बंदा। और अब पाकिस्तान में अब ये बीमारी मजदूर को भी है, ये बीमारी आपकी ऊपर तक जो हैं अब ये सबको है, अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल चाहिए। फिर लोगों के घर बिक जाते हैं। लोगों ने जो सारी उम्र बचाया होता है या इनहेरिट किया होता है पेरेंट्स से, वो निकल जाता है, वो सारा इन लैब्स में, इन हॉस्पिटल्स में चला जाता है। सर मेरे ख्याल से एक और डाटा ये भी कहता था, वो सेहत कार्ड का गालिबन मेरे ख्याल से था, जो कहता था कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता अगर किसी एवरेज जो वर्कर है उनमें से किसी को या उसकी फैमिली में किसी को इस तरह की एक मेजर डिजीज़ हो जाती है तो उन्हें नेक्स्ट 3 जनरेशन्स लगती हैं फाइनेंशियली वहाँ तक पहुँचने में कि जहाँ पे वो स्टैंड करते थे बीमारी से पहले, फाइनेंशियल रिकवर करने में। यानी कि अगर ऐसी बीमारी डायग्नोज हो जाती है, उन्हें खुदा न खास्ता डायलिसिस करवाना पड़ता है, या यही डायबिटीज़ की दवाइयाँ 1,80,000 रुपये की साल में उन्होंने अगर परचेज़ करनी है, तो एवरेज वर्कर हमारा जो है वो 25-30 हज़ार की सैलरी पे होता है बेचारा। और उसे अपना या तो मकान बेचना पड़ता है अगर उसके पास है, या अगर मोटरसाइकिल चला रहा है वो बेचना पड़ता है, या अगर वो रेडी लगा रहा है रेडी बेचेगा, या अगर वो ऑफिस गोइंग वर्कर है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो यहाँ वहाँ से लोन्स लेके अपने जो है इस चीज़ को फंड कर रहा होगा। आपको पिछले साल एक याद हो, एक हमारा बहुत सिंगर था गालबन अली असद उसका नाम था, फैसलाबाद में करोड़पति था। उसको उसके गुर्दे ख़राब हुए, उसने ट्रांसप्लांट भी करवाया, उसके बाद फिर ख़राब हो गया, फेलियर हो गया, फिर वो बेचारा डायलिसिस पे चला गया। वो बंदा करोड़ों रुपए का मालिक था, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ थी उस वक्त जब पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं इतनी नज़र आती थी, घर था फैसलाबाद में, लाहौर में, करोड़ों रुपए कमाता था। ये आखिर में उसका हाल ये हुआ कि वो किसी की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के डायलिसिस करवाने जाता था और फिर बचा भी नहीं। असल बात ये है कि चलो बच तो जाए। अगर वो इंसान कहता है ये दौलत मेरे लिए ही थी ना, तो चलो मेरे ऊपर लग गई तो मैं बच तो जाऊँ। जान भी नहीं बची और एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मार गया। ये तो एक जो मेडिकल माफिया अगर इसे कह लें तो वो है, तो ये कल्प्रेट्स हैं। और ये सारे जो बीमारी में आजकल मुब्तला हैं लोग, वो सारा उनका कस्टमर भी है, लेकिन ख़राब भी हो रहा है, ठीक भी अल्टीमेटली नहीं हो रहा। बस ये कर रहा है कि वो पैसे जोड़ रहा है, उन्हें दे रहा है और दुनिया से फोत होकर जा रहा है ऐसे। और ये बढ़ते जा रहे हैं। आप फार्मा कंपनियों के ग्रोथ रेट तो देखें वर्ल्ड ओवर। देखो ये तो कोविड में एक शॉकिंग वो भी हम लोगों के सामने डाटा आया भी था, बिल्कुल ऐसे कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो स्काई रॉकेट कर गए, उनकी शेयर प्राइसेस, पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा लेकिन ग्लोबली जो है उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसे थी। माफिया एक जैसे ही है ना, पाकिस्तान में छोटे प्लेयर हैं,
ग्लोबली बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं उसमें। प्लेयर हैं। लेकिन ये मसला यूएसए में भी ऐसे ही है। मेरे पास यूएसए से लोग आते हैं, यूके से लोग आते हैं, कनाडा से लोग आते हैं, जिनको 10-10 साल हो गए इंसुलिन पे, और फिर हम डाइट को स्विच करते हैं तो अल्लाह के फजल से वो ज़ीरो मेडिसिन पे चले जाते हैं। और बड़े हैरान होते हैं कि हमें आज तक किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो सर इस चीज़ पे आते हैं ज़रा एक सवाल पे कि आपको ये सोल्यूशन जो है कि क्योंकि डॉक्टर गुमराह कर रहे थे, बाकी जिन लोगों के पास आप जा रहे थे सब गुमराह कर रहे थे और मेडिसिन की तरफ हिला रहे थे, तो ये सोल्यूशन आपने कैसे डिस्कवर किया और आपके जो मोटिवेशन थी ये डिस्कवर करने के पीछे वो ख़ास तौर पे क्या थी? अच्छा, मोटिवेशन फाइज दो तरह की होती है। एक होती है टूवर्ड प्लेयर, आप कहते हैं मैं ये कर लूँगा तो ये मिल जाएगा। एक होती है अवे फ्रॉम पेन, कि यार ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो मेरी मोटिवेशन थी अवे फ्रॉम पेन, ठीक है, कि मैं अपनी टांग नहीं कटवाना चाहता था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे 30s में हो गई, ठीक है, बच्चे मेरे अभी नर्सरी और 1 में जा रहे हैं, तो मुझे तो उनकी शक्लें दिखती थी, खुद देखता था कि पता नहीं व्हील चेयर पे बैठा हुआ हूँ, डायलिसिस हो रहा है। तो मुझे जो बेसिकली अवे फ्रॉम पेन था ना, वो लेके आया कि नहीं यार इस पे लगना है। दूसरा जो मामला था वो ये था कि जब सारा कुछ इस कदर ज़्यादा हो रहा था तो मेरे माइंड ने क्लिक किया कि यहाँ से इज समथिंग रॉन्ग, कि कोई ना कोई हल तो होगा। जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि जब बीमारी भेजी है तो साथ शिफा भी भेजी है। जी ऐसे ही। और वो बड़ा ये मिस्टीरियस सा था, पुरस्रार सा मामला है और अजीबोगरीब सी चीज़ें थी। तो मैं चूँकि बाय प्रोफेशन लॉयर, तो पढ़ने का और खोजने का हमारा वो था कि एविडेंस बेस्ड बात हो। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाता था ना तो सवाल करता था, तो वो आगे से मुझे इधर उधर की बातें करते थे, वो एग्जैक्ट समझाते नहीं थे कि क्या है। एक तो वो मेरी नेचर थी जो एक तजस्सुस था, दूसरा खौफ था। तो उसने मुझे लगा रखा। मैं इंसुलिन भी लगा रहा था, मैं होम्योपैथी भी खा रहा हूँ, मैं वो भी खा रहा हूँ, मैं 8-8, 9-9 किलोमीटर वॉक भी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपने उस पे फिजिकल एक्सर्शन पे भी साथ साथ मैंने काम सारा कर रहे थे, काम लेकिन किया। फिर भी बेहतरी या उस पे कुछ भी नहीं, बल्कि वॉक के बाद ऐसा होता था जैसे मुर्दा पड़ा होता है, एनर्जी क्रैश कर जाते थे लोगों एनर्जी खत्म हो जाती थी। तो मुझे इसमें जो एक जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर खालिद जमील। डॉक्टर खालिद जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई। अब उनका यूट्यूब चैनल भी बड़े पॉपुलर है पाकिस्तान में। ये मेरे पहले उस्ताद थे जिन्हें भी, अच्छा ये यूरोलॉजिस्ट हैं और ये भी डायबिटिक हो गए थे, ये भी इंसुलिन पे गए और फिर इवन जब मामलात ख़राब हुए तो ये ऑपरेट करना छोड़ गए थे। अच्छा, तो इन्होंने मुझे फिर मोटिवेट किया पढ़ने के तरफ, और इन्होंने मुझे बताया कि यार दुनिया में काम हो रहा है, ये देखो वहाँ वहाँ वहाँ। तो फिर मैं जुड़ा जो इंटरनेशनल वर्क था उसके अंदर, जिसमें अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, डॉक्टर विलियम डेविस हैं, कनाडा में डॉक्टर जैसन फंग थे, इसी तरह से रॉबर्ट लुफ्टिंग थे, काफ़ी सारे लोग थे। इंडिया में बड़ा काम हो रहा है। मैंने इंडिया भी फिर फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के नाम से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा अदारा है, डॉक्टर टिमोर त्रिपाठी हैं, और इस तरह के लोगों से जब मैं जुड़ा तो समझ आई कि यार हम तो 180 पे गलत कर रहे हैं। ये बीमारी बगैर दवाई के, बगैर इंसुलिन के, बगैर गोलियों के ठीक हो जाती है। सिर्फ आपने अपना फूड पैटर्न थोड़ा सा स्विच करना है, थोड़ा सा लाइफ प्लान स्विच करना है। यानी कि अभी तक हम जिस राह पे चढ़े हुए थे ये सारे मर्ज को लेके या जितने भी पेशेंट्स हैं, वो एक गुमराही के रास्ते पे ही चलते जा रहे हैं। उसके पीछे वही कि मतलब इन सारी चीज़ों की ये 1,80,000 रुपया साल का मिनिमम लगाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। नहीं ज़रूरत। मैं जी 2020 यकम मार्च 2020, आज भी मार्च की 5-6 तारीख हो गई है, 5 साल हो गया मुझे, मैं ज़ीरो मेडिसिन पे हूँ। 50 यूनिट इंसुलिन लगा रहा था, उसके बाद मेडिसिन खा रहा था, मैं ज़ीरो मेडिसिन पे हूँ। मेरा HbA1c 5.2 4.9 होता है। माशाल्लाह, मतलब लगता ही नहीं है कि कभी डायबिटिक थे भी। ऐसे ही मैं इस वक्त 47 का हूँ, आप देख लें मैं कितने का लग रहा हूँ। आप मेरे से ज़्यादा यंग लगते हैं। अब आपसे एज नहीं पूछता। अच्छा, मैं 90 kg था, अब मैं 72 पे हूँ।
मेरा ये 17 का कॉलर था, ये 15.5 पे आ गया। मैं इस वक्त जब कॉलेज का जमाना था ना, उस वक्त की फिटिंग में, उस फिजिक पे आ गए आप ठीक है, वापस। पेट मेरा वो खत्म हो बिल्कुल गया। उसमें। 32 की पैंट पहनता हूँ जो कि 40 पे चली गई। अच्छा, मतलब 8 इंचेस आपकी वेस्ट लाइन भी उससे जी कम ऐसे हुई ही है। होता है। और सिर्फ फूड और कुछ लाइफ पैटर्न चेंज करने यस, से, कोई आपको मेडिसिन नहीं कुछ नहीं। इसमें। और मजे की बात है, इससे जो पेचीदगियां पैदा हो रही होती हैं डायबिटीज की, जो और बीमारियां आ रही हैं, वो भी सारी रिवर्स हो जाती हैं। और आप यंगर लगते हैं, यंगर लुक देना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी आपकी बूस्ट कर जाती है। एनर्जी लेवल्स भी चेंज हो जाएंगे ये कम्प्लीटली एग्जैक्टली। आपके। ये बहुत अच्छा। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर हम ग्लोबल तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ एक ग्रोइंग डिजीज़ है, अभी भी कहते हैं कि मेरे ख्याल से दुनिया में एक टॉप पे अगर कोई डिजीज़ होगी तो डायबिटीज़ ही होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान, अपने मुल्क की बात करें, तो पाकिस्तान का डाटा आपको क्या कहता है कि यहाँ पे कितना डायबिटीज़ है? पाकिस्तान में जो हमारे पास इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने डाटा रिलीज हर साल करती है, ये 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, तो उस वक्त ये आता है। तो पाकिस्तान में जो पिछले साल डाटा आया वो बड़ा हॉरेबल था। और ये पाकिस्तान में हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन मीन 20 साल से लेकर 80 साल के दरमियान जो आपकी पॉपुलेशन होती है, उसमें 31% अबाउट लोग जो है ना, 31% अडल्ट पॉपुलेशन आपकी डायबिटिक है, मेल और फीमेल दोनों। बहुत ही ह्यूज मैसिव नंबर नहीं है ये हम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। डायबिटिक पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवरऑल है। सबसे ज़्यादा है अगर परसेंटेज के एतबार से आप देखें। वैसे नंबर्स में देखें तो फिर चाइना में सबसे ज़्यादा है, इंडिया है, उससे बाद बहुत बड़ी तादाद है, अमेरिका है। लेकिन वहाँ पे चूँकि आबादी भी ज़्यादा है तो उनके नंबर्स हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन जो प्रोपोर्शन देखें आप, कितनी आबादी में कितने लोग हैं, तो उसमें अब पाकिस्तान बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा है। तो इसकी सर कोई ख़ास वजह आपको लगती है कि क्यों पाकिस्तान के या यहाँ के लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा है? क्योंकि वैसे एक जो पहले कहने या सुनने में मिलता था वो तो यही था कि जी मोटा हो गया बंदा तो वो डायबिटीज़ को इस पे होगा। जबकि पाकिस्तान में हम लोग ओवरऑल पॉलिटिशियन से और उनसे तो कहते रहते हैं कि खाने को कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है तो फिर डायबिटीज़ में हम इतना आगे कैसे हैं? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। आपने सोमो रेसलर देखे? हाँ जी। तो 150, जापान के वो 200 तो इतने ठीक है? बड़े बड़े हैवी वो होते अच्छा, हैं। उनमें आप उनका डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वो डायबिटिक नहीं होता। उनमें डायबिटीज़ या उससे नहीं होती, हालांकि वो हर वक्त खाते रहते हैं। और उनका तो अगर फैट परसेंटेज या वो देखी जाए तो नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज़्यादा 4-5 होता बंदे है। उनमें समा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसी ही है। तो उनमें नहीं होती डायबिटीज़। तो अगर आप एक जो हमारा कॉन्सेप्ट ये बनाना कि हम इतने मोटे मोटे होंगे तो डायबिटीज़ शायद उन्हीं को होती है, मैं तो स्मार्ट हूँ तो मुझे नहीं होती, तो ये कॉन्सेप्ट मिसलीडिंग है। ठीक है, आप देखें कि मोटे लोगों, मोटापे के अपने मसाइल हैं। कैसे? आपको बहुत सारे मोटे लोग 100-100 केजी के, 150-150 केजी के मिलेंगे, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में आए हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। और यंग लोगों को मैंने देखा है जो देखने में नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है। बल्कि 40 to 60% लोग ऐसे होते हैं जो जिनका BMI नॉर्मल होता है, 21 है, 22 है। ठीक है, 25 से ऊपर आप उसे ओवर एट कहते हैं, 30 से ऊपर ओबीस हो जाते हैं। 18 और 25 के दरमियान अगर वो करते हैं, 19 और 25 के दरमियान का है तो नॉर्मल है। तो अक्सर 21-22 वालों को डायबिटीज़ है। मतलब कि जो देखने में अपेरेंटली हेल्दी रेंज में आते हैं, स्मार्ट हैं। हेल्दी तो न कहे, हम स्मार्ट हैं, स्मार्ट अच्छा, असल में 2 वजूहात हैं इस खित्ते की। अब चाइना में भी ये मसला है, जिसको दुनिया की सबसे हेल्दी नेशन कहते थे, वहाँ भी 12% पॉपुलेशन उनकी डायबिटिक है। जबकि एक तो बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई, द चाइना स्टडी के नाम से एक बुक भी है कि चाइनीज़ के तो ईटिंग हैबिट्स और ये सारा कुछ इतना पुरानी चाइनीज़ की आज वाले जो है उसमें नहीं है। अच्छा, हमारा जो मसला है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ये हमारा जेनेटिक इशू है। जो आप देखें, मैंने बताया कि इंडिया, पाकिस्तान और इसके साथ बांग्लादेश भी शामिल कर लें, चाइना, और चाइना के साथ आप ये थाईलैंड, बर्मा, ये थोड़ा सा हम जो लोग हैं ना, इस हमारे 2 मसले हैं। हमारी जो ये पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड है, ये लफ्ज़ थोड़ा सा टेक्निकल है, पर्सनल
फैट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। यानी आपकी बॉडी के, आपकी स्किन के नीचे, आमतौर पे जो फैट्स हैं वो स्किन के नीचे जमा होती हैं ताकि आपको सर्दी से बचाए, ताकि आपको वो, ये सेफ होता है। सबक्यूटेनियस फैट जो है, जो स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर है, जमा होने के हमारी जो कैपेसिटी है, पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड इसे कहते हैं, ये नहीं है, ये बहुत थोड़ी है। ठीक हो गया, नंबर 1। दूसरा है, इसको हम कहते हैं बीटा सेल। बीटा सेल क्या होते हैं? पेंक्रियास यानी लबलबे के अंदर वो सेल जो इंसुलिन निकालते हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो बीटा सेल ससेप्टिबिलिटी टू फैट, ये हमारी ज़्यादा है, यानी हमारे वो जो बीटा सेल हैं उनके ऊपर फैट जमा तेज़ी से हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो पेंक्रियास है, लबलबा है, जो इंसुलिन बनाता है और जो इंसुलिन सारा काम कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को संभालने का, जब वो 100 ग्राम का है, तो उस 100 ग्राम के ऊपर अगर सिर्फ 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम आपके पेंक्रियास के अंदर फैट चली जाए, तो आपके बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम करते चले जाते हैं। आपकी और मेरी जो फिजिक है ना, ये इस तरह की है कि इसमें ये 2 जेनेटिक डिफेक्ट है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर फैट जमा होने की जो थ्रेशोल्ड है, कैपेसिटी है, वो कम है। दूसरा, आपके जो बीटा सेल हैं वो जल्दी फैट्स को पकड़ लेंगे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम जो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, नाश्ता सुबह किया, शुगर ही खाई, ठीक है, चाहे ब्रेड खाया, जो है 4-5 चम्मच शुगर अंदर ले ली, कन्वर्ट अल्टीमेटली ग्लूकोज में और उस पे हो रहा होगा, वो शक्कर ही है, शुगर ही है। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, जैम खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, अपनी तरफ से आप समझ रहे हैं कोई बड़ी हेल्दी चीज़ पी रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सारा दिन हम कुछ ना कुछ। अब बॉडी का सिस्टम ये है कि जो उसकी ज़रूरत का, फौरी एनर्जी का, वो तो आपके ब्लड में रहा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके जिस्म में गया वो सीधा आपके लिवर में गया, और लिवर ने उसको कन्वर्ट, लिवर के अंदर और आपके मसल्स के अंदर 2 रेडी एनर्जी के कंपार्टमेंट है। 20 चमचे शुगर आपके लिवर में इकट्ठी हो सकती है और 100 चम्मच आपके मसल्स में। इसे कहते हैं ग्लाइकोजन। कि जब खून में आपका लेवल डाउन होता है तो फिर लिवर ये वाला जो सोर्स होता है ना, इससे बनानी शुरू कर देता है, ठीक है। अब जब ये दोनों कंपार्टमेंट भर गया, अब जो एक्स्ट्रा शुगर आएगी, ग्लूकोज है, उसे आपका लिवर कन्वर्ट करेगा चर्बी के अंदर, फैट में कन्वर्ट कर देगा, चर्बी में, और वो चर्बी आपके ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आपके खून में आएगी और फिर वो आपकी जमा हो जाएगी। और क्योंकि हम लोगों के जीन्स ऐसे हैं कि वो यहाँ नहीं जमा, वो जमा नहीं हो सकती, तो वो कहाँ जमा होगी? वो आपके पेट में जमा होगी, जहाँ आपके ऑर्गन है, वो चर्बी, वो फैट्स आपके ऑर्गन पे चढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ऑर्गन जो है, अल्लाह ताला ने, हमारे अज़ा जो हैं, आपका दिल है, आपका लिवर है, आपका पेंक्रियास है, ये चर्बी जमा करने के लिए नहीं रखे, लेकिन जब इनके अंदर चर्बी घुस जाती है, इनके ऊपर चर्बी बैठ जाती है, तो ये फिर अपने काम नहीं कर पाते, इनके जो अपने फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से हमें ये बताया गया है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाना है, खाना खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, जो वो थोड़ा थोड़ा आप खा रहे होते हैं, उससे ये होता है कि आपका जो पेंक्रियास है वो इंसुलिन बना रहा है, और वो इंसुलिन आपके खून में जो मुसलसल शुगर आ रही है उसको निकाल के तो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जा रहा है और लिवर के जरिए जा रहा है। फिर एक वक्त आता है कि वो कंपार्टमेंट जहाँ पे शुगर आप रख सकते थे, चाहे वो ऑर्गन के साथ ही, वो भी फिल हो गया, लिवर आपका फैटी हो गया, पेंक्रियास आपका फैटी हो गया। अब वो शुगर और इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ, जहाँ 5-6 यूनिट इंसुलिन काम कर रही थी, वहाँ पे वो अब 20-20 यूनिट बन रहा है, आपको ज़्यादा कंज्यूम करने। अच्छा, वो जो बढ़ता हुआ इंसुलिन, पहले मरहले में इंसुलिन बढ़ती है, ग्लूकोज नहीं बढ़ता। आप जब भी चेक करेंगे ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है, लेकिन इंसुलिन बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि इंसुलिन जब शुगर को लेके जाती है, जहाँ रखना है, डंप करना है, डंपिंग साइट्स पे, वो भरे हुए हैं। अब क्या है, अब खून के अंदर शुगर भी बढ़ी हुई है, वो जा नहीं सकती। ये मेरे ख्याल से वैसे ही है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया कह लें आप, आपकी बॉडी इंडस्ट्रियल एरिया है, डंपिंग साइट फुल हो गई है, तो वही गंद जो है वो अब गलियों नालियों में नजर आएगा।
आपने पहले रखे हुए थे 10-15 स्वीपर, वो पूरी इंडस्ट्री को साफ कर देते थे, क्योंकि वो डंपिंग साइट साफ उठाते जाते थे साथ में। अब जनाब आप फर्ज करें आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट हैं और आप देखते हैं हर तरफ गंद है, तो आप कहते हैं कि यार ये स्वीपर्स बढ़ा दो बजाय डंपिंग साइट खाली करने। एग्जैक्टली। तो हमें जो डॉक्टर साहब इंसुलिन करते हैं, तो इंसुलिन का इशू नहीं था, वो तो पहले से ही है, पहले से ही ज्यादा है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ। अब इंसुलिन का एक काम आपके जिस्म में खून से शुगर की सफाई करना, ये काम अब वो नहीं कर सकती क्योंकि वो भर गया जहां जगह जाना था। लेकिन अब वो जो बाकी काम करती है ना, जब वो लेवल बढ़ता है तो वो बाकी काम ज्यादा करना शुरू कर देती है। अब इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक क्या होता है? जो छोटी चीजों को बड़ा करता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ के लिए जो ये ग्रोथ का। ठीक है। और ये फैट को भी जमा करता है, ये फैट को बर्न नहीं होने देता, फैट स्टोरिंग हार्मोन है। बिल्कुल ठीक है। अब जब खून में इंसुलिन बढ़ा तो नतीजा लाजमी तौर पे ये निकला कि आप मोटे होने शुरू हो गए, आपका वेट बढ़ा। बज़ाहिर आप नजर आ रहे हैं स्मार्ट, हमारे जीन्स में जो है मतलब यहाँ के, तो हमारा वेट यूजुअली पेट पे ही बढ़ता है, बाकी गुंजाइश नहीं ना आपकी। हाँ, मतलब हमारी बाकी बॉडी जो हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारे आजकल के नौजवान लड़के भी जो हैं वो ये कि बाकी बॉडी बिल्कुल वो स्लिम एंड स्मार्ट हो गई और सिर्फ पेट या स्टमक वाला जो एरिया है तो जैसे प्रेग्नेंट एग्जैक्टली, हाँ, उस तरह का। तो मुझे मेरे उस्ताद एक कहते थे कि अगर मुंह पे मूंछ रखी है तो औरतों जैसा पेट नहीं बनाना। ठीक है, तो मर्द का पेट फ्लैट या उस तरह से होना जो कि हम यूजुअली देखते भी हैं मूवीज में या उसमें, या मेरे भी बाहर जब चक्कर लगे हैं तो मैं भी यही देखता हूँ कि एक कोर डिफरेंस है हमारी बॉडीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यूरोप या वहाँ पे जाएंगे तो उनकी बॉडी या उनका जेनेटिक कोड जो है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठंड है ना, हाँ, वो जब भी मोटे होंगे ना तो वो ओवरऑल बॉडी साइज बढ़ेगा, शोल्डर ब्रॉड होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको इंसुलेशन की लेयर चाहिए। हाँ, क्योंकि ठंडे इलाके भी हैं, तो मेरे ख्याल से वो जेनेटिक कोड बन गया हुआ है अरसे से वहाँ रह रह के कि उनकी बॉडी ने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया कि वो खाएंगे तो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा ताकि ठंड से बचो। हम गर्म इलाकों वाले जितने हैं, हमें क्योंकि फैट स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोगों की तो मूवमेंट और वो वैसे भी ज़्यादा होती थी। तो मेरे ख्याल से डाउन द रोड कहीं पे जहाँ ये चेंजेस आए हैं कि हम लोग भाग दौड़ से रुक के बैठना शुरू हो गए हैं और साथ साथ खा हम उसी तरह से रहे हैं, या चीज़ें मजदूरों की तरह रहे हैं। हाँ, हमारे जो आबाओ अजदाद मजदूरी करते थे वो पराठे खाते थे, हाँ, या खेतों में काम करते, खा हम उनसे भी ज्यादा रहे हैं। वो भी सुबह खाते थे, दोपहर को नहीं लस्सी पी लेते थे, शाम को खाते थे, हम उनसे ज्यादा खा रहे हैं। एक ये मिथ जो थी कि ग्रीक वॉरियर्स या वो जो हैं वो 5 मील्स लेते हैं, ये करते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से वो तो क्योंकि जंग पे जा रहे होते थे तो वो 5 मील मेरे ख्याल से वो बर्न आउट भी कर सकते थे। 5 मील, हाँ, ये एक अलग सवाल है। घोड़े पे जा रहा है तो 5 दफा वो खा कैसे रहा है? ये सब कहानियां हैं फूड इंडस्ट्री की, बिग फूड कंपनीज, बिग फूड माफिया, जो कि कहता है कि खाते जाओ। उन्होंने आपको खिलाना है, आप खाने के बाद आप बीमार होंगे, फिर उनकी सिस्टर कंसर्न फार्मा आ जाएगी, वो आपसे पैसे लेगी और खिलाई भी जाएंगे, बीमार भी करता जाएंगे। तो ये ऐसा एक गिन चक्कर है कि जिसमें हम पिस रहे हैं, जिसमें आप फंस गए तो विशियस साइकिल घूमते रहेंगे, उसी में चलते रहेंगे। हाँ। तो इससे निकलने का ये है कि हम नेचर की तरफ बैक अलाइन करें। तो आपने असल में आप डायबिटीज को आसान समझना चाहते हैं, टू मच फैट्स इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, डायबिटीज़ की अगर बहुत आसान हम लोग वो डेफिनेशन दे दें तो वो ये है कि आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट है। वो बेशक नज़र आ रहा है बज़ाहिरी तौर पे या नहीं आ रहा, लेकिन लीडिंग कॉज वही होगा। एक टर्म बोली जाती है टॉफी, TOFI, टॉफी, इसे कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। बज़ाहिर आप स्मार्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब अंदर से आपको देखा जाएगा तो आपके जो ऑर्गन्स है वो फैट्स के अंदर तैर रहे हैं। ठीक है, तो हम में से अगर भैया किसी का भी आइडियल बॉडी वेट से 10% आप ऊपर जा रहे हैं, समझे आप डायबिटीज की सड़क पे चढ़ गए। आइडियल बॉडी वेट निकालना बड़ा आसान है, सिंपल है, मैं आपको फार्मूला बता दूं। सेंटीमीटर में अपना कद नाप लें, ठीक है, और उसमें से अगर आप मेल हैं तो 100 माइनस कर दें। ठीक है, वो आपका आइडियल बॉडी वेट जो होना चाहिए। और अगर फीमेल है तो वो 105 माइनस कर 105 माइनस। और इसमें आपका कुशन जो है, मेल 5
केजी ऊपर जा सकता है या 5 केजी नीचे आ सकता है, ठीक और है। फीमेल भी इसी तरह 5 kg प्लस नीचे या माइनस ऊपर, का। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आपके अंदर ये विसरल फैट है, सब क्यूटेनियस नहीं, ये है पेट है, तो सर आपने एक इससे पहले ना थोड़ा सा इसमें ना प्लीज विसरल फैट ऑडियंस के लिए ना उसे भी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि विसरल फैट होता क्या है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म विसरल है। जो आपके इनसाइड टमी आपके ऑर्गन के साथ फैट, ठीक है, एक फैट है जो स्किन के नीचे आता है और एक फैट है जो ऑर्गन के ऊपर आता है, तो विसरल फैट ऑर्गन के ऊपर आने वाला जो फैट। तूंद बाहर निकल आई आपकी, ठीक है, तो सारे वाइटल ऑर्गन तो इधर ही है ना। हाँ जी, ठीक है, तो वो यहाँ visceral कोई fat, वाइटल ऑर्गन नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही है। टांगों में कोई वाइटल हाँ वो तो मसल और वो है मसल्स के mainly। ऊपर आएगा ना। हाँ, तो वो जो विसरल फैट है वो है असल मसला। और जब आपकी तूंद बाहर निकल आई, अब तूंद को कैसे मेजर करेंगे, वो भी सिंपल फार्मूला है। आपने अपना कद नापना, इंचीज में फर्ज करें आप 6 फीट के कद है आपका। अच्छा 6 फीट हैं तो आपने अपनी नाफ के ऊपर से बेली बटन से ऊपर मेजरमेंट लेनी है अपनी, बिल्कुल ठीक है। यूं सर्कुलर आपने सर्कुलर उसमें belly button सर्कमफेरेंस से, ठीक अपनी है, कमर का घेरा लेना है। बिल्कुल ठीक है। वो आपके कद के 50% से नीचे होना चाहिए। यानी अगर ठीक आप है। 72 इंचीज है आपकी हाइट, तो फिर ये 36 इंच के नीचे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है। एक जनरल फार्मूला। लेकिन एक और भी इशू है, कुछ लोग आपको नजर आएंगे कि इस तरह के हैं, फिर भी मतलब डायबिटिक, दुबले पतले और वो सारी चीजों पे बिल्कुल वो फिर भी बैठते हैं। डायबिटिक है। तो वो एक और जेनेटिक मसला है कि उनकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो फैट्स को स्टोर करने वाले टिश्यूज हैं, वो नहीं होते, अच्छा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जैक्ट नहीं करते। अब आप खा रहे हैं, लिवर तो फैट्स बना रहा है, हाँ, तो वो फिर डायरेक्ट ऑर्गन के अंदर घुसना शुरू हो जाती है। ठीक तो है। बंदा दुबला पतला है अंदर लेकिन डायबिटिक है। कई दुबले पतले लोगों को बड़ा सीवियर किस्म का ब्लड प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो वजह यही बनती है कि उनके जिस्म में जैसे जैसे शुगर लेवल बढ़ता जाता है, खा रहे हैं, और वहाँ से साथ इंसुलिन भी बढ़ रही है, उसको टैकल करने के लिए एक लेवल आता है कि शुगर भी बढ़ गई, इंसुलिन भी बढ़ गई। तो मैंने बताया कि इंसुलिन चूंकि एनाबॉलिक हार्मोन है, ये चीज़ों को बड़ा करता है। अब वो क्या करेगा कि आपकी खून के नालियों के अंदर जब इंसुलिन जाएगी तो खून की नालियाँ इन साइड से ग्रो करना शुरू कर देंगी, मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे नाली अंदर वाली साइड से मोटी होगी, स्टिफ हो जाएगी, इस नाली के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड जो पहले आराम से गुजर रहा था वो इससे तेजी से गुजरेगा। हाँ, वो नोजल उसकी पतली हो गई तो पतली प्रेशर होगी। इंक्रीज जैसे हो आप जाएगा। देखें कि घर में हमारे हॉज पाइप होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, पौधों को देने के लिए भी जब हम कहते हैं नॉर्मल का फ्लो जो है वो उस तरह से बैठ रहा थोड़ा सा होगा, आप दबा दें तो फ्लो ज्यादा, प्रेशर के साथ तो जाता असर है। कहाँ पे आ रहा है, आपके हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो वो बंदे हम असल में हमारा ज़हन पुरानी चीज़ों से चिपका हुआ है कि शायद मोटा बंदा ही ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, शायद मैं मोटा नहीं हूं तो मैं नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे पहले ऐसे हुआ करता था, अब मॉडर्न लाइफ के अंदर जो चेंजेस या हमारे फूड या लाइफस्टाइल का एकदम से जो सडन चेंज आया है, उसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हिल गए हुए हैं और हम अभी तक बेस लाइन वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हम को वही लेकर रुके चल हुए रहे हैं। हैं। और ये जो इसकी वजह, थोड़ा थोड़ा खाना, हर वक्त खाते रहना, कोई बगैर सोचे समझे खाते रहना। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि खाना खा के मालदान ने 7:30 बजे 8 बजे खाना खा के क्लोज, 10 बजे तक जाग रहे हैं, 11 बजे तक जाग रहे हैं, भूख फिर लगी, फूड पांडा कर लिया। कोई आप ऐसे मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, कोई व्लॉगर, फूड व्लॉगर आ गया, उसने कहा वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो आपका दिल कर पड़ा। बिल्कुल तो ऐसे है। भूख नहीं है आपको। ये मैंने बड़े मज़े की एक कल भी कहीं पोस्ट देख रहा था, उसने एक ये कहा हुआ था कि आपने अगर अंदाज़ा लगाना है ना कि आपको वाकई में भूख है या सिर्फ क्रेविंग है, तो उसका ना एक नाम रखा हुआ है एप्पल टेस्ट। कहते हैं कि आप किसी भी टाइम जब आपको भूख लगी है ना, तो आप ये सोचें कि क्या आप सेब खाना पसंद करेंगे। अगर आपको वो है ना कि सेब या नहीं, सेब नहीं खाना, कुछ और खाना है, तो ये फिर क्रेविंग है, ये भूख नहीं है। क्योंकि सेब की ना क्रेविंग नहीं होती, वो भूख मिटाने के लिए होता है। तो अगर आप किसी भी मील में और उस टाइम आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सेब अच्छा ऑप्शन नहीं, कुछ और खाना है, तो फिर ये क्रेविंग है, फिर भूख नहीं है। ये ऐसे ही है। ये ना एक मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि 1980s में जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई कि लंग कैंसर का डायरेक्ट लिंक टोबैको के साथ है,
तो फिर ना इसको टोबैको कंपनियों को बड़ा डिस्करेज किया गया। आप देखें मेन मीडिया के ऊपर अखबारात में इनके ऐड वगैरह बंद कर बंद दिए हो गया। गए, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी आप देखें उन्हें अलाउ ही नहीं है कि वो ये इसको एडवर्टाइज कर कर दिया। सकें इस तरह अच्छा, से। अब उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा। हम्म, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया फूड कंपनियों में, ठीक और है। फूड कंपनियों में इन्वेस्ट करके तो इन्होंने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, इन्होंने 3 चीज़ें की। एक तो इन्होंने वही एडिक्शन वाली स्ट्रेटजी फूड के अंदर शामिल की कि जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, हाँ, उसमें कि आप न्यूट्रिशन तो क्रेव कुछ नहीं, करेंगे कुछ देर बाद वो। क्रेविंग करेंगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि अंदर कोई चीज़ कमी है, हाँ, उसमें कोई ठीक है, बेनिफिट आपको कुछ उससे नहीं कोई दे रहा। विटामिन सी तो नहीं अंदर जा रहा है। एग्जैक्टली। तो एक तो इन्होंने फूड साइंटिस्ट और फूड की ऐसी खेप तैयार की कि जो फूड के अंदर एडिक्शन का एलिमेंट लेके आए, कि आपने एक चिप्स का पैकेट खाया तो एक और आप खा रहे हैं, एक आपने जूस पिया और पी रहे हैं। एक तो इन्होंने ये एडिक्शन के ऊपर काम किया।